दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते। अपने प्रशिक्षण वर्ग के तीसरे दिन की वंदना सभा में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक दिन की बात आज भी इस वंदना सभा में हम सबके मध्य देश में संघ के वरिष्ठतम प्रचारकों में से एक, शिक्षा और समाज के क्षेत्र में अपना जीवन होम कर भारत माता की सेवा का व्रत लेकर काम करने वाले ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, विद्या भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय यतीन्द्र जी हम सबके साथ हैं। यतीन्द्र जी भाई साहब देश भर का प्रवास करते हैं। लखनऊ केंद्र होने के नाते जब यहाँ रहते हैं और हम सब छोटे कार्यकर्ता भी जब उनसे आग्रह करते हैं तो अपना स्नेह, अपना आशीष देने के लिए वह सहर्ष हम सब बीच होते हैं। हम उनके आग्रह पर आज की वंदना सभा में हम सबके साथ हैं। उनका ही आशीर्वचन हम सबको मिलेगा। अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी का परिचय कल हो गया था, परसों भी हुआ था। एक परिचय और है, आदरणीय योगेश जी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम प्रचारकों में से एक हैं। अनेक वर्षों तक विद्या भारती के प्रांत संगठन मंत्री, क्षेत्र संगठन मंत्री, इस नाते आपने दायित्व को निर्वहन किया है। वर्तमान में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो सेवा कार्य, शिक्षा सेवा संयोजक हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और भारत नेपाल की जो सीमा है उस पर चलने वाले सभी संस्कार केंद्र, एकल शिक्षक विद्यालय या इस प्रकार के सेवा कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। गोरखपुर केंद्र है, आज भी हम सबके साथ इस वंदना सभा में हैं। मैं उनका इस वर्ग की ओर से स्वागत करता हूँ। अब मैं माननीय यतीन्द्र जी भाई साहब से आग्रह करूँगा कि अपनी चर्चा वार्ता आरंभ करें। संघ की नियमित शाखा से जो जुड़े हुए आप में से ऐसे कितने लोग हैं? आप में से संघ से संबंध जाते हैं, ठीक है। तो एक तो मेरा कहना यही है कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलने वाला शिक्षा का क्षेत्र है ये संगठन। इसलिए संघ के कार्य के साथ संघ हमारी प्रेरणा का स्रोत है। वैचारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से भी संघ ये हमारी प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए सभी से आग्रह है कि संघ के साथ जरा हमारा सीधा संपर्क रहे, संवाद रहे। उसके जो वर्ग हैं, प्रशिक्षण वर्ग, उनमें हमारा पहले अब आग्रह रहता था। हमको समाज जीवन का एक अच्छा काम करना है, ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ काम करना है और थोड़ा समाज को कुछ देने की मानसिकता हमारी रहती है, तो थोड़ा संघ के साथ हमारा संपर्क, संवाद बना रहे। दूसरा, आप में से जो ये संकट काल आया, इससे पहले भी इस तकनीक का उपयोग करते थे, ऐसे कौन कौन कार्यकर्ता हैं? जब ये समस्या शुरू हुई, वैश्विक समस्या, कई महीने तो क्या करें क्या न करें यही असमंजस की स्थिति रही। जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब भी ऐसी स्थिति थी, 3 महीने ऐसे ही
चले थे, किसी को कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है देश के अंदर। फिर ये शुरू हुआ शिक्षण का, एक माध्यम बना, तकनीक एक माध्यम के रूप में सामने आई। तो शुरू में आप में से जिनको कठिनाई आई, ऐसे कौन कौन कार्यकर्ता हैं? सभी को आई, हमको भी आई है। शुरू में कठिनाई आई सारा सिस्टम समझने में, तो अच्छा है। लेकिन अब जिनको लगता है कि अब ठीक ठाक समझ गए हम, इसका उपयोग, इसका दुरुपयोग, इसकी अच्छाइयाँ, इसकी समस्याएं, इसके कारण से निर्माण होने वाली समस्याएं, ऐसा जिनको पूरा समझ में आ गया, इसमें भी डूब गए पूरा, ऐसे कौन कौन है? हैं? अच्छा। तो एक तो ये है कि एक जब कोई संकट आता है मनुष्य जाति पर, और ये तो वैश्विक संकट है, तो उस मनुष्य उस संगठन में से भी कोई न कोई समाधान ढूंढता है। मनुष्य का स्वभाव है, हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठता है वो। दूसरा, जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं, पूर्व पुरुष, कि परमात्मा जब ऐसी परिस्थिति निर्माण करता है तो वो भी कुछ अच्छाई के लिए ही निर्माण करता है, उसमें से भी कुछ अच्छाई ढूंढना। और इसलिए ये बात सही है कि अच्छाई देखना और अच्छाई ढूंढना है बड़ा कठिन काम, जिसके कारण से कई बार अच्छाई में भी बुराई अपने को दिखाई देने लगती है। लेकिन हर चीज़ में अच्छाई है, उसको निकालना और उसका उपयोग समाज के लिए करना, ऐसी ही परिस्थिति ये निर्माण हुई है। तो आप में से अधिकांश सबका जन्म 20वीं सदी में हुआ होगा, है ना? कैसे भी है कोई आचार्य कि 21वीं सदी में जन्म लेकर आचार्य बने, ऐसे कौन कौन है? वैसे 20 वर्ष हो गए, बन सकते हैं। तो हम सब 20वीं सदी के कार्यकर्ता हैं और दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर गई, इसीलिए 21वीं सदी की बहुत चर्चा हो रही है। तो उस दृष्टि से 21वीं सदी के लिए अपने को तैयार करना। जब आज का जो विश्व निर्माण हो रहा है, उस विश्व में नई व्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। ये नई व्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं, इस व्यवस्थाओं को समझना, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता शिक्षा के क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता ये दूरगामी देखने की दृष्टि इसकी विकसित होनी चाहिए। एक लंबा लक्ष्य लेकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना पड़ता है, क्योंकि जब शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं तो 25 वर्ष के बाद उसके परिणाम आते हैं, और ठीक से परिवर्तन एक 50 वर्ष के बाद दिखाई देता है। तो विद्या भारती के काम को चलते चलते भी अब लगभग 70 वर्ष हो गए, और इसलिए 70 वर्षों में अपने कार्य के कारण से देश के अंदर एक परिवर्तन दिखाई देता है। उस परिवर्तन को एहसास करना और वर्तमान की स्थिति के लिए, परिस्थिति के लिए तकनीक का उपयोग करते हुए भी अपने को तैयार करना और अपने छात्रों को तैयार करना,
आने वाले भारत के भविष्य के लिए। उस दृष्टि को ध्यान में लेकर विद्या भारती ने ये प्रयत्न प्रारंभ किए कि वर्तमान की जो चुनौती है, इस चुनौती को तकनीक के माध्यम से सुलभ करना। और इसलिए विश्व भर के अंदर तकनीक का उपयोग था, पहले सीमित मात्रा में शिक्षा के अंदर था, बाकी समाज जीवन के जो और दूसरे क्षेत्र हैं उसमें इस तकनीक का उपयोग पर्याप्त मात्रा में था। लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो तकनीक के आधार पर ही चलेगा, ऐसा लगता है। इसलिए पिछले वर्ष मैं पंजाब के अंदर एक वर्ग में था, प्रधानाचार्यों का वर्ग था जालंधर में। वहाँ पंजाब के डीजीपी आए थे, वो भी काफ़ी शिक्षा में रुचि रखते थे, इसलिए अपना लैपटॉप लेकर आए थे। पूरा 1 घंटे की क्लास ली थी उन्होंने। थे तो पुलिस अधिकारी, बड़े अधिकारी थे पंजाब के, लेकिन पूरे 1 घंटे की क्लास ली उन्होंने। और उसमें यही उन्होंने कहा कि आने वाले 10 वर्ष में दुनिया का काफ़ी चित्र बदल जाएगा। इस बदलती हुई दुनिया के लिए अपने को तैयार करना, पूरा दिखाया था उन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से। और उन्होंने कहा था कि 4-5 वर्षों में ही ये स्थिति आ जाएगी कि ये लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे, और ये जो कंपनियों की गाड़ी ओला और ये सारी चल गई है विश्व भर के अंदर, इन्हीं का उपयोग करने लगेंगे, ये सर्व सुविधा हो जाएगी। और इसलिए शुरू में तो तकनीक का केवल इतनी चर्चा रहती थी कथाओं में और कहानी में कि किसी एक दूसरे ग्रह से लोग आ रहे हैं, वो तमाम प्रकार की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि बहुत तेज गति से तकनीक का उपयोग समाज जीवन के अंदर बढ़ा, हर क्षेत्र के अंदर बढ़ रहा है। उद्योग क्षेत्र के अंदर आप देखिए बहुत तेजी से तकनीक का उपयोग हो रहा है। युद्ध के अंदर ऐसा लगता है कि सैनिक ही कम हो जाएंगे, सारा मशीनें ही लड़ेंगी। ये स्थिति आ गई। बिना मानव के ही गाड़ियां चलाने का, जहाज उड़ाने का ये प्रयोग शुरू हो गया। इसलिए हम विद्या भारती के कार्यकर्ता होने के नाते से वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में लेकर अपने को उस परिस्थिति के लिए तैयार करना, इसी का तो इसलिए इस काम में रुचि लेना। जब रुचि रहती है तो सीखने में मन लगता है। तो रुचिपूर्वक इसको, चूंकि ये हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी है, उस दृष्टि से अपने को इस नई तकनीक के सीखने में हमारी रुचि बढ़े, इसके प्रयोग करने का। और शिक्षा के अंदर बहुत तेजी के साथ इसका उपयोग प्रारंभ हुआ है। मैं पिछले बार मद्रास गया था, एक अग्रवालों का ट्रस्ट है, विद्यालय चला था, 2,500-3 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं चेन्नई में। उन्होंने पूरा विद्यालय डिजिटल कर रखा था उस समय, 5-6 वर्ष पहले की बात। और बाद में उन्होंने कहा कि हम पूरे विद्यालय को धीरे धीरे पेपरलेस पर ले आए। इस तैयारी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अब ये तकनीक प्रवेश कर रही है, इसलिए उसके लिए तैयार करना, साथ साथ सावधानी भी रखना। विद्या भारती के कार्यकर्ता होने के नाते से हम जिन विशेषताओं को लेकर समाज जीवन के अंदर आए हैं और कैसा नागरिक हमको समाज के अंदर निर्माण करना है, वो केवल तकनीक के माध्यम से नहीं हो सकता। तकनीक ज्ञान देने का काम कर सकती है, सारे विश्व की जो ज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं उनको दिखा सकती है,
लेकिन मनुष्य निर्माण करने के लिए सतत उसके साथ जीवंत संबंध बनाना, जिसके कारण से हम जानते हैं कि स्पर्श से मनुष्य का निर्माण होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को तैयार किया, या ब्रजानंद ने दयानंद को तैयार किया। ये जो स्पर्श है, और इसीलिए एक अच्छा श्रेष्ठ हमारा विद्यार्थी एक अच्छा नागरिक भारत का बने, उसलिए विद्या भारती के कार्यकर्ता के नाम से विद्या भारती की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को लेकर सावधानीपूर्वक इस तकनीक का उपयोग करना, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसलिए तकनीक पर हमारा नियंत्रण रहे, तकनीक हम पर नियंत्रण न कर ले। नहीं, अभ्यास करते 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 तकनीक इतनी हावी हो जाती है कि व्यक्ति फिर बिना तकनीक के अपना कोई काम नहीं कर पाता है, इतना अभ्यस्त उसका हो जाता है। इसलिए एक व्यंग्यकार ने आज की वर्तमान 21वीं सदी का जो चित्र खींचा है एक व्यंग्य में, उसने खींचा है कि स्थिति यहाँ तक आ जाएगी कि लोग अपनी मेमोरी खो बैठेंगे। जब किसी से, किसी सीईओ से किसी कंपनी के मालिक का नाम पूछा जाएगा तो सीईओ को मालिक का नाम याद नहीं रहेगा, वो कंप्यूटर पर टाइप करेगा, नाम ढूंढेगा और नाम बता देगा। हम अपनी छोटी सी कल्पना कर सकते हैं कि जब मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे तब आपको कितने नंबर याद रहते थे ना। जब डायरी में मैं देखता था कि हमारे बहुत कार्यकर्ताओं को 300 500 तक नंबर याद रहते थे, डायरेक्टरी नहीं देखते थे, डायरी नहीं खोलते थे तुरंत। और फ़ोन भी कितने कैसे थे, कितनी जल्दी चेंज हो रहा है तकनीक में। आपने देखा होगा कि पहले वो खोपड़ी वाला घुमाते थे, फिर उसके बाद बटन वाला आया, फिर ये बदलते बदलते मोबाइल आया। और मुझे मालूम है कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला 90 के आंदोलन में, तो हम लोगों को बैठ के ली गई, उसमें कहा कि भाई जो भी समाचार है फैक्स से भेजो। तो हम लोगों ने फैक्स शब्द ही पहली बार सुना। अब हम जहाँ प्रचारक थे हमने फैक्स मशीन ढूंढी, फैक्स मशीन कहाँ, क्या होती है फैक्स। तो केवल 2 वहाँ इंडस्ट्री वाले थे और एक पत्रकार जिनके यहाँ फैक्स लगा हुआ था समाचार देने के लिए, उनसे संपर्क करके फैक्स के माध्यम से समाचार भेजे। अब कितनी तेज़ी से तकनीक बदली है, अब फैक्स भी समाप्त हो गया। तो मुझे मालूम है कि एक जगह में कुछ वकीलों के समूह में बैठा था, पुराना ज़माना था, सब 20वीं सदी के वकील थे। फैक्स उन्होंने भी कभी सुना नहीं था, यही आता था कि भाई फैक्स से ये भेज दो वो भेज दो। तो एक वकील ने अपने मित्र से पूछा कि यार ये फैक्स में कागज़ चला कैसे जाता है। तो जो मित्र दूसरे थे थोड़े मजाकिया थे, तो उन्होंने कहा कि भैंस की लड़ामनी में डाल देते हैं, चला जाता है। तो नाराज हो गया। मैं बैठा था उनके साथ, घर पे ही गया तब मिलने के लिए। बोले तू मजाक करता रहता है हर समय, भाई कैसे जाता है। बोले फ़ोन करता है तो कैसे जाता है, इधर क्या होता है। बोले इधर भी फ़ोन का सेट है, और उधर क्या होता है। बोले उधर भी फ़ोन का सेट। तो काय से काय पे जाता है। बोले फ़ोन से फ़ोन पे जाता है। बोले ऐसी फैक्स मशीन इधर है, फैक्स मशीन उधर है, ऐसे जाता है। तो इसलिए इस तकनीक के माध्यम से, तकनीक के उपयोग करते हुए जो मनुष्य निर्माण की हमारी विशेषताएं, गुण निर्माण करने की, जो तकनीक गुण निर्माण नहीं करती है, उसमें चेतना नहीं होती है, वो निर्जीव यंत्र है, उसमें जीवन नहीं होता। और हमको एक जीवमान मनुष्य निर्माण करना है। तो जीवमान मनुष्य निर्माण करने के लिए यह जो गुणात्मक पक्ष है विद्या भारती का, संस्कार और संस्कृति,
ये केवल स्पर्श माध्यम से, मिलने से ही दिया जा सकता है। जो संस्कार स्थानांतरित होते हैं, एक जीवन से दूसरे जीवन पर उनका प्रभाव पड़ता है, और इसलिए उसको ध्यान में अपने को रखना। तो जो अगली बात है कि विवेक पूर्वक तकनीक का उपयोग करना और अपने छात्रों को विवेकी बनाना, इसका उपयोग करने के लिए। नहीं तो बच्चों पर तमाम प्रकार के तकनीक के दुष्प्रभाव आज पड़ रहे हैं। तमाम विशेषज्ञों के निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं। मैं भी देखता हूँ, जब किसी फंक्शन में जाता हूँ, शादी विवाह में, तो बच्चे अपने पिता से, माँ से फ़ोन लेके उन फंक्शन में क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, किससे मिलना है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वो उस मोबाइल सेट को लेकर बैठे रहते, उस पर कुछ न कुछ करते रहते। तो इसलिए विवेकपूर्वक आवश्यकता के अनुसार जितनी ज़रूरत है उतना उस तकनीक का उपयोग करना। और इसलिए मैंने कहा कि तकनीक हम पर हावी न हो, हम तकनीक पर हावी हों। उसी प्रकार की जो हम जेनरेशन तैयार करने जा रहे हैं, भविष्य के भारत के निर्माण के लिए जो नागरिक निर्माण करने जा रहे हैं, उनको भी विवेकी बनाना। क्योंकि अब ये ऐसा युग आया है कि आप खिड़की बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, खिड़की खोल कर ही दुनिया देखनी होगी। क्योंकि आप किसी को अगर कमरे में बंद कर देंगे और एक उसको मोबाइल सेट दे देंगे कि तुम मोबाइल से रहो और यहाँ बंद रहो, तो भी वो दुनिया को देखता रहेगा उस पर। तो इसलिए इस बदलते वैश्विक परिवेश में, बदलते हुए सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जो दुनिया का चित्र बदल रहा है, इसको अपने को ध्यान में लेना, तकनीक का अच्छा अभ्यास करना, और इस तकनीक का उपयोग, जो तकनीक का उपयोग धीरे धीरे बहुत बढ़ेगा। इसलिए विद्या भारती ने भी यह तय किया है कि इस क्षेत्र के अंदर हम पिछड़ न जाएं, हमारे कार्यकर्ता न पिछड़ जाएं। इसलिए इस तकनीक के और प्रशिक्षण, इस तकनीक की जानकारी, तकनीक का ज्ञान अपने कार्यकर्ताओं को, चूँकि कम से कम अगर सामान्य समय भी आया है तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से 25% तो तकनीक का प्रयोग चलेगा, ऐसा लगता है। ये समाप्त नहीं होगा, इससे अधिक भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आधे दिन ही विद्यालय शुरू हो और आधे दिन बच्चे घर पर ही तकनीक के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें, ऐसा भी अवसर आ सकता है। जैसा आजकल कंपनियों में आ गया है, कंपनियों में आजकल लगा है घर से ही काम करने का एक अभ्यास कराया जा रहा है। और इस काल में जो कंपनियों के कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है। हमारा खर्चा होता था कि हम आदमी को बुलाते थे, साधन देते थे, वहाँ उसको भोजन जलपान कराते थे, लेकिन अब घर से ही काम करता है। लेकिन घर पर पूरी रखना पड़ता है, 10 बजे बैठ जाते हैं जितने भी कंपनियों के लड़के हैं अपने कंप्यूटर को लेकर, लैपटॉप को लेकर। और इसलिए धीरे धीरे विषयों के अनुसार, जो भी विषय आप सब पढ़ाते होंगे उस विषयों के अनुसार इसको, और यहाँ ठीक है कम समय के लिए थोड़ा सा यहाँ प्रशिक्षण होगा, लेकिन आप आगे आपका सबका अभ्यास बना रहे और इस उपयोग के अनुरूप हमारे विद्यालयों का जो वातावरण है वो किसी रूप में पब्लिक स्कूल से पिछड़ा न रहे। हम ऐसे न माने जाएं कि भाई शिशु मंदिर के लोग पिछड़े हुए हैं या विद्या मंदिर के लोग पिछड़े हुए हैं। उस दृष्टि को ध्यान में लेकर ये सारा वर्ग है, तमाम प्रकार के यहाँ विशेषज्ञ आपको प्रशिक्षण दे रहे होंगे, तो बहुत कुछ आपने अभी तक सीख लिया होगा मुझे लगता है। आगे भी इसका निरंतरता आपके सारे शैक्षिक कार्यों में बनी रहे, सीखने में और बच्चों को सिखाने में। इसका अगर प्रयत्न रहेगा तो आने वाले समय में हम भी समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के अभ्यस्त बन जाएंगे। इस बात का एक निवेदन आप सब कार्यकर्ताओं से है मेरा। साथ ही साथ जो मैंने कहा कि भाई संघ के साथ अपना संबंध, संस्कृति के साथ अपना संबंध, संगठन के साथ, संगठन की रीति नीति के साथ हमारा संबंध बना रहे, इसलिए मैंने कहा कि भाई तकनीक इतनी हावी हम पे न हो जाए, हम ही तकनीक पर हावी रहें, इसका प्रयत्न सब लोग करते रहें, इतना निवेदन है।